हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एमिशन के पार्ट 5 के अंदर आज हम लोग एक और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि है प्लूरल इफ्यूजन। तो इससे रिलेटेड ये सभी पॉइंट जैसे डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट और कंपटीशन एग्जाम्स में क्या क्या पॉइंट इससे रिलेटेड आते हैं, ये सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो प्लूरल इफ्यूजन दो वर्ड से बना होता है, प्लूरल प्लस इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और प्लूरल का मतलब होता है प्लूरल कैविटी। इट मींस एक्यूमुलेशन और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी और प्लूरल स्पेस इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, नॉर्मल जो अमाउंट होता है प्लूरल कैविटी के अंदर वो होता है 5 से 15 ml। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, जो कि अगर वेट वाइज बात करें हम लोग तो 0.1 से 0.2 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली 5 से 15 ml फ्लूइड वहां पर प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर इसका अमाउंट बढ़ने लग जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, प्लूरल इफ्यूजन कहलाती है। और जो ये प्लूरल फ्लूइड होता है, नॉर्मल फ्लूइड होता है, वो हेल्प करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में वाइल ब्रीथिंग और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, सांस छोड़ते टाइम और लेते टाइम पे जो है हेल्प करता है जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के अंदर। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, ये लंग्स का डायग्राम है। इसमें दो लेयर होती है, पैरेटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। आउटर लेयर और इनर लेयर, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है वो कहलाता है प्लूरल स्पेस, और इसके अंदर ये फ्लूइड भरा होता है वो कहलाता है प्लूरल फ्लूइड, जो कि 5 से 15 ml नॉर्मली प्रेजेंट रहता है और ये फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बट किसी भी पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से इसका अमाउंट बढ़ने लग जाए, तब इसका अमाउंट बढ़ेगा तो इस लंग्स को ये क्या करने लग जाएगा, कंप्रेस करेगा और ब्रीथिंग में पर्सन को डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें फ्लूइड बढ़ने लग जाता है वो कंडीशन कहलाती है प्लूरल इफ्यूजन। इसका मोस्ट कॉमनली जो कोज होता है वो इन्फेक्शियस या इंफ्लामेटरी कोज होता है, और इसकी वजह से जो फ्लूइड इकट्ठा होता है वो एक्सुडेटिव फ्लूइड होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दो टाइप का फ्लूइड होता है, ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव। इट मींस मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होता है, और एक्सुडेटिव फ्लूइड ही मोस्ट कॉमनली वहां पर इकट्ठा होता है। देन प्लूरल इफ्यूजन क्या कर सकता है, अगर किसी पर्सन को हो जाए प्लूरल इफ्यूजन तो वो क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है लंग्स के एक्सपेंशन को, जिससे पर्सन को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, प्लूराइटिक पेन होने लग जाता है पर्सन को। प्लूराइटिक पेन की वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना भी स्टार्ट होता है। तो ये कंडीशन कहलाती है अपना प्लूरल इफ्यूजन। डेफिनेशन के बाद में हम लोग जो है प्लूरल इफ्यूजन के टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फ्लूइड के अकॉर्डिंग जो मेनली है 5 टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सीरस या ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। इसका मतलब ऐसा प्लूरल इफ्यूजन जिसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ऐसा फ्लूइड इकट्ठा होता है तो वो ट्रांसुडेटिव या सीरस प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। और इसको हम लोग हाइड्रोथोरेक्स भी बोलते हैं, यानी वाटर इन द थोरेक्स, यानी प्लूरल इफेस के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ जाना, यानी ट्रांसुडेटिव फ्लूइड का अमाउंट, क्लियर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाना। मोस्ट कॉमनली इसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, वो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। दूसरा होता है एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, यानी इन्फ्लामेशन की वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां पर फ्लूइड इकट्ठा होना वो कहलाता है इस एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इन दोनों को अपन लोग आगे और डिटेल से समझेंगे। तीसरा होता है हीमोथोरेक्स, यानी ब्लड इन द थोरेक्स, यानी ब्लड अगर आ जाए वहां पर, अगर कोई भी इंजरी या चोट लग जाए तो हीमोथोरेक्स हो सकता है और वहां पर ब्लड इकट्ठा हो सकता है, तो वो कंडीशन हीमोथोरेक्स कहलाती है। देन प्लूरल एम्फाइमा, एम्फाइमा का मतलब होता है पस इन द चेस्ट, यानी प्लूरल स्पेस के अंदर पस इकट्ठा हो जाना। और मोस्ट कॉमनली जो पस बनने का कारण होता है वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने की वजह से जो पस बनेगा वो कंडीशन कहलाती है एम्फाइमा कंडीशन। ठीक है, तो एम्फाइमा का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है काइलोथोरेक्स, काइलो का मतलब होता है बाइल, अगर बाइल इकट्ठा हो जाए वहां पर चेस्ट के अंदर तो वो कंडीशन कहलाती है काइलोथोरेक्स, बाइल इन द प्लूरल स्पेस। ठीक है, देन प्लूरल फ्लूइड के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। प्रोटीन का जो नॉर्मल अमाउंट होता है प्लूरल फ्लूइड में 1 से 2 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, इसमें भी मोस्टली जो होती है 50 to 70% वो होती है एल्बुमिन। दूसरा होता है ग्लूकोज, जो कि सेम एज प्लाज्मा लेवल होता है, यानी 70 से 110 mg पर डीएल होता है। सेल्स पाई जाती है जैसे ग्रेनुलोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, मेसोथेलियल सेल्स है, ऐसी सेल पाई जाती है। और इसमें भी मेजोरिटी में जो होती है मोनोसाइट्स होती है, जो कि 1000 से 1500 पर mm3, यानी 1 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर 1000 से 1500 सेल्स पाई जाती है। अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है इसका मतलब वहां इन्फेक्शन है। ग्लूकोज का लेवल अगर कम मिल रहा है मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वॉल्यूम
5 से 15 ml होता है। अगर ये वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है प्लूरल इफ्यूजन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। अब हम लोग जो है इन दोनों को वन बाय वन डिटेल से समझेंगे एज ए कंपेरेटिव क्या होते हैं ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। तो चलिए ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन को हम लोग समझते हैं क्या होते हैं इन दोनों का मतलब। जैसा कि मैंने बताया ट्रांसुडेटिव मतलब क्लियर फ्लूइड होता है, जबकि एक्सुडेटिव का मतलब होता है क्लाउडी फ्लूइड। इसके अंदर जो होता है पस सेल्स या फिर मेसोथेलियल सेल्स या मोनोसाइट्स या अपन बात करें कोई भी WBC या फिर इस तरीके की सेल्स पाई जाती है, प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, वो जो होगा क्लाउडी फ्लूइड होगा वो क्या कहलाता है एक्सुडेट कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर फ्लूइड होगा वो ट्रांसुडेट कहलाता है। अब दोनों क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है। ट्रांसुडेटिव कब बनता है, जब फ्लूइड लीक फ्रॉम कैपिलरीज, कैपिलरीज में से फ्लूइड लीक हो जाए ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। इस चीज को हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना है, या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए कैपिलरीज के अंदर। अब हम लोग समझते हैं जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो ब्लड पंप करेगा वो प्रेशर हाई होता है, लेकिन जब कैपिलरीज तक प्रेशर जाता है वो कम हो जाता है। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यानी कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि अप्रोक्स होता है 35 mm ऑफ Hg के आसपास। जबकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स पाई जाती है। उन प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से एक प्रेशर होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एंटी डायरेक्शन में होता है, यानी फ्लूइड को लीक होने से बचाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जैसी प्लाज्मा प्रोटीन, मेजॉरिटी जो है एल्बुमिन की वजह से। ठीक है, तो एल्बुमिन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर है जो नॉर्मली रेंज वाइज बात करें तो 22 से 27 होता है, लेकिन ऐसे बात करते हैं हम लोग 25 mm ऑफ Hg होता है। इन दोनों का जो नेट डिफरेंस होता है उसकी वजह से फ्लूइड जो होता है लगातार बाहर निकलता रहता है, वो जो कि नॉर्मल है। ठीक है, जो कि नॉर्मल जो दोनों का डिफरेंस होता है नेट प्रेशर या वेज प्रेशर बोला जाता है, जो कि 4 से 12 mm ऑफ Hg होता है, जिसकी वजह से लगातार जो है फ्लूइड बनता रहता है और एब्जॉर्प्शन होता रहता है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड बन रहा है, अब सोचिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए या ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए तो ये जो डिफरेंस आएगा वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा फ्लूइड लीक होता है। समझ में आ गया आपको। तो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन क्या हो गया, ऐसा इफ्यूजन जिसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए या ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, तो जो फ्लूइड लीक होगा क्लियर फ्लूइड होगा और वो फ्लूइड कहलाता है ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। क्या क्या कारण होते हैं, तो सबसे पहले जो ये शुरू के जो 4-5 कारण है उसके अंदर जो होता है HP जो होता है इंक्रीज हो जाता है, और बाकी इनके अंदर क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है। इसको समझ लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है तो फ्लूइड वहां पर एक्यूमुलेट होता है, ब्लड एक्यूमुलेट होता है वीनस सिस्टम में, प्रीलोड बढ़ता है, जिसकी वजह से वहां पर फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि HP का अमाउंट जो है कैपिलरीज में बढ़ने लग जाता है, क्योंकि फ्लूइड का सर्कुलेशन रुक जाता है। ऐसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर सेम हो गया। रीनल फेलियर के केस में यूरिन का आउटपुट जो होता है 500 ml से कम हो जाता है, तो यूरिन ब्लड में जो है रिटेन करने लग जाता है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन है, इसमें भी फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लग जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इसमें भी जो है फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लग जाता है। तो इन सभी कंडीशन में जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये जो 4-5 कंडीशन लिखी है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी का डिसऑर्डर है जिसमें किडनी का जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है वो डिफ्यूजिव हो जाता है, जिसमें प्रोटीन्स जो होती है लॉस होती है। तो बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एल्बुमिन का लॉस होता है, और जब एल्बुमिन लॉस हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम। ऑस्मोटिक प्रेशर कम मतलब ये नेट प्रेशर ज्यादा, और ज्यादा का मतलब हो गया फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी बच्चों में जनरली पाई जाती है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं रीनल सिस्टम की MSN के अंदर। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन लॉस होता है। ऐसे ही हाइपोएल्बुमिनिया, यानी एल्बुमिन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में भी ऑस्मोटिक प्रेशर कम। लिवर सिरोसिस, चूंकि एल्बुमिन लिवर में बनती है तो लिवर सिरोसिस के केस में भी क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कम हो जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, इन सभी में ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक होगा, और वो फ्लूइड कैसा होगा, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होगा। अब हम लोग समझते हैं एक्सुडेटिव फ्लूइड, यानी क्लाउडी फ्लूइड कब कब बनता है। तो ये बनता है ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होने की वजह से जिसमें माइक्रोपोर्स पाए जाते हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और फ्लूइड जो होगा लीक होने लग जाता है विद द सेल्स।
सेल्स के साथ में वो लीक होता है, और यहाँ पर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से WBC भी माइग्रेट होगी और प्रोटीन का लेवल भी इस फ्लूइड के अंदर बढ़ जाता है। तो सेल्स प्लस कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इसके अंदर ज्यादा होता है, प्रोटीन का लेवल भी इसके अंदर ज्यादा होता है, जो हमने नॉर्मल देखा था। कारण क्या है? कोई भी इन्फेक्टिव कोज होगा, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके अलावा एम्फाइमा, अभी अभी हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो हो जाता है जिसमें पस बनने लग जाता है, दैट इज एम्फाइमा। कैंसर ऑफ लंग यानी मैलिग्नेंसी कंडीशन में भी जो है एक्सुडेटिव फ्लूइड ही आता है। देन पोस्ट MI यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक के बाद में जो होता है, एक टाइम के बाद में, ड्यूरेशन के बाद में एक सिंड्रोम डेवलप होता है उन पेशेंट्स के अंदर जिसे ड्रेसलर सिंड्रोम बोला जाता है। तो जब ये MI पढ़ेंगे, इसको अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो ड्रेसलर सिंड्रोम के अंदर भी प्लूरल इफ्यूजन मिलता है। देन TB और न्यूमोनिया सेम बैक्टीरियल कोज होते हैं, तो उनमें हो सकता है प्लूरिसी यानी इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द प्लूरल कैविटी, वो चीज कहलाता है प्लूरिसी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर भी ऐसा हो जाता है, जैसे रूमेटिक प्लूराइटिस कंडीशन है, यानी ऑटो इम्यून कंडीशन में इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल कैविटी हो जाता है। तो ये सभी कारण होते हैं एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के। तो ये हमने समझे ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। अभी हमने कोजेस पढ़े थे, अब हम लोग जो है क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट में। जो कि प्लूरल इफ्यूजन की वजह से चेस्ट कंप्रेस होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, तो शॉर्ट ब्रीथ हो जाती है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, डिस्निया हो जाता है, परसिस्टेंट कफिंग आती है पेशेंट को, चेस्ट पेन होता है जब पर्सन ब्रीथ इन करता है, या कफिंग आती है तो और ज्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है। प्लूरल फ्रिक्शन रब है, ये स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है, एक साउंड होता है। देन ड्यू टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म टैकीकार्डिया पर्सन को हो जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो होते हैं प्लूरल फ्रिक्शन प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से करते हैं प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट में। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें स्टेथोस्कोपी से जो है प्लूरल फ्रिक्शन रब को सुना जाता है, परकशन के थ्रू अमाउंट ऑफ फ्लूइड को गेस किया जाता है। देन चेस्ट एक्सरे किया जाता है, रेडियोलॉजी के द्वारा भी हम लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि चेस्ट एक्सरे से मिनिमम कितना प्लूरल इफ्यूजन हो तो ही उसमें आइडेंटिफाई होगा, तो उसका अमाउंट होता है 300 ml। ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन पॉइंट है कि चेस्ट एक्सरे में अगर 300 ml या उससे ज्यादा फ्लूइड होगा तो ही वो नोटिफाइबल होगा, अदरवाइज नोटिस नहीं होता है। देन USG के अंदर एज लो एज यानी 50 ml अगर फ्लूइड भी हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पॉइंट है। USG के थ्रू जो है सोनोग्राफी में हम लोग पता लगा सकते हैं अगर 50 ml या उससे ज्यादा फ्लूइड है। एक्सरे में 300, USG में 50 ml। CT स्कैन के द्वारा भी इसको पता लगा सकते हैं, चूंकि ये रेडियोलॉजिकल है तो इसमें भी 300, 200 से 300 ml को पता लगाया जाता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक थोरेकोसेंटेसिस किया जा सकता है। तो थोरेकोसेंटेसिस करने के बाद में, यानी वहां पर निडल एस्पिरेशन करके फ्लूइड को लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, और उस सैंपल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो हमने पढ़ा था एक्सुडेटिव है या ट्रांसुडेटिव है, नेचर ऑफ फ्लूइड कैसा है, कंपोजिशन क्या है, स्टेनिंग करके पता लगाया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। उन सब चीजों को जो है पता लगाया जाता है बाय थोरेकोसेंटेसिस। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक मेजर्स होते हैं प्लूरल इफ्यूजन के। प्लूरल इफ्यूजन की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, तो किसी भी इटियोलॉजिकल कोज की वजह से, मेनली हमने दो टाइप पढ़े थे, एक्सुडेटिव कोज एंड ट्रांसुडेटिव कोज। एक्सुडेटिव कोज की बात करें सबसे पहले, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाए या रोमेटिक कंडीशन है या पस है, कैंसर है, ट्रोमा है, बहुत सारे कारण पड़े थे। इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, प्लूरिसी होता है, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस है, न्यूमोनिया है, बहुत सारे कारण थे। उन किसी भी कारण से जो है प्लूरा के अंदर जो है कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और प्लूरा डैमेज हो जाती है, ठीक है। अब कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी तो वहां पर फ्लूइड लीक होगा, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है क्लाउडी फ्लूइड का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट होता है, डैमेज होने की वजह से एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है प्लूरल फ्लूइड का, और इस वजह से जो प्लूरल इफ्यूजन होगा वो होता है एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। सेकंड हम लोग देखते हैं कि ट्रांसुडेटिव जो कोज थे, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, सिरोसिस लीवर है, एल्बुमिन की कमी होना, यानी अपन लोगों ने पढ़े थे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाना और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाना, तो इनके बहुत सारे कारण पड़े थे। उनमें से किसी भी कोज की वजह से जो प्लूरल फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि डिफरेंस बढ़ेगा तो प्लूरल फ्लूइड का जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्लूरल फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, और ये जो एक्यूमुलेशन होता है वो क्लियर फ्लूइड होता है, इस वजह से जो ये ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। तो ये होती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। अब हम लोग जो है प्लूरल इफ्यूजन का मैनेजमेंट पढ़ते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि ड्रेनेज बाय थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस या चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज भी बोलते हैं इसको, उसके द्वारा जो भी फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, चाहे वो ट्रांसुडेटिव हो एक्सुडेटिव हो, उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है।
तो थोरेकोसेंटेसिस के ऊपर अपन डिफरेंट वीडियो के अंदर डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो थोरेकोसेंटेसिस होता है मेनली जो 8वां और 9वां इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहां पर सर्जिकल ओपनिंग करके ट्यूब इंसर्ट करके उसको ड्रेन किया जाता है। तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। दूसरा होता है प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस का मतलब होता है इंसर्टिंग मेडिसिन इन द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर मेडिसिन को डायरेक्ट इंसर्ट करना, दैट इज प्लूरोडेसिस। देन डायूरेटिक्स, फ्लूइड का इकट्ठा हो रहा है तो डायूरेसिस के द्वारा भी इसको रिमूव किया जा सकता है अगर वो ट्रांसुडेटिव है। तो डायूरेसिस जैसे लेसिक्स या फ्यूरोसेमाइड होती है, ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ उसको रिलीव कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, अगर वहां पर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है, देन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन या फिर बीटा ब्लॉकर जो होती है जैसे प्रोप्रेनोलोल वगैरह है, वो दी जा सकती है अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है उस चीज को रिलीव करने के लिए। इसके अलावा पोजीशन, फाउलर पोजीशन देते हैं ताकि चेस्ट पेन ना हो, और ऑक्सीजन थेरेपी एज ए सप्लीमेंटल थेरेपी इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये सभी जो है ट्रीटमेंट होते हैं प्लूरल इफ्यूजन के। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर आप लोग इजीली दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर ट्रांजिटिव प्लूरल इफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो कि इन 4 में से कौन सी कंडीशन में ट्रांजिटिव प्लूरल इफ्यूजन नहीं होता है। और आज का वीडियो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।